Hello guys. So today starting with economics topic, public finance in India. Public finance in India. Public finance in India. अभी ये टॉपिक क्या है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया अपने को समझना है आज के लेक्चर में। इकोनॉमिक्स का रिवीजन को पार्ट जो चल रहा है अपना, नेक्स्ट पार्ट ऑन रिवीजन ऑन इकोनॉमिक्स, जिसमें टॉपिक मैंने कवर किया है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। बहुत ही ईजी टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक, अगेन कुछ भी नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक है, मैक्रो लेवल लिमिटेड मैक्रो लेवल से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है ये। अब पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया यानी कि पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं। पब्लिक का मतलब यहाँ पर देखो बेटा, पब्लिक का मतलब यहाँ पर कोई जनरल पब्लिक नहीं होता है। पब्लिक का मतलब यहाँ पर होता है पब्लिक का मतलब यहाँ पर होता है गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब यहाँ पर होता है गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। चलो, तो पब्लिक फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा। हम इन शॉर्ट क्या यहाँ पर डिस्कस करने वाले पूरे टॉपिक में, गवर्नमेंट का पैसा। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट उसको खर्च कहाँ करती है, कौन से हिसाब से करती है, क्या सोचकर खर्चा करती है, क्या सोचकर टैक्स कलेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें अपने को ये टॉपिक में समझनी है। चलो लेट अस स्टार्ट देन। सबसे पहला क्वेश्चन है मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या? पब्लिक फाइनेंस का मतलब है इकोनॉमिक्स विच हाईलाइट्स द रोल एंड फंक्शंस। क्या बोला? रोल एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। तो क्या कहा इन्होंने? पब्लिक फाइनेंस का मतलब है रोल एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। रोल एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, public finance. Public is collective word for an individuals living within an administrative territory. In economics it is used as government. Economics में मैंने क्या कहा? public का मतलब है government. In general public बोलेंगे तो भाई public, भीड़, individual सारे मिला के हो गए public. बट इकोनॉमिक्स में पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट होता है। क्यों सर, क्यों ऐसा? अरे भाई, जो अपना पब्लिक है, हमने ही तो इलेक्शन में उनको खड़ा करके उनको जिताया है, तो दीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स, आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, बराबर है। आपके एरिया का कॉर्पोरेटर है, आपके एरिया का एमएलए है, तो वो कॉर्पोरेटर, वो एमएलए, वो आपके एरिया के लोग जो है, आपके एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने क्या कहा? सरकार को कहाँ से पैसा आएगा, सरकार को कहाँ पैसा खर्चा करना है और कैसे करना है, यही अपने को पूरे टॉपिक में समझना है। सो पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, बराबर है। डेफिनेशंस कुछ दिए हुए हैं ह्यूग डाल्टन का। पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स विच आर ऑन दी ब्रॉड बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। बॉर्डर लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के ऊपर बिल्कुल बॉर्डर पे चलता है, ना थोड़ा इधर ना थोड़ा उधर, बिल्कुल से। इट इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज, मनपा पब्लिक अथॉरिटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी है। पब्लिक फाइनेंस इज स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय द पब्लिक अथॉरिटीज। स्पेंडिंग एंड रेजिंग, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के दो फंक्शंस है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड ऑप्शनल फंक्शन। पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ ओल्ड ब्रांचेस। ये सब उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, आगे बढ़ता है सीधा सीधा। ऑब्लिगेटरी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। पहले के ज़माने में राजा होता था, राजा का काम क्या था? बाहर से आने वाले जो भी शत्रुएं हैं, जितने भी शत्रु होते हैं जो हमारे राज्य पर हमला करके हमारे राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं, उनसे अपनी जनता का रक्षण करना। थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया ना भाई साहब, सीधा सीधा। जो दूसरे किंगडम के राजा लोग हैं, वो पूरा एरिया अक्वायर करना चाहते थे, सबको अपने अंडर लेना चाहते थे, बराबर है। अलेक्जेंडर देख लिया आपने, अशोका देख लिया आपने, फिर बाद में और जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये देख लिया आप लोगों ने, बराबर। तो ये लोग अपना किंगडम फैलाना चाहते हैं। तो ये लोग, जो राजा है वो क्या चाहता है कि मैं जिस कंट्री में हूँ या जो मेरा किंगडम है, वहाँ की मेरी जो जनता है खुशहाल रहे, सुखी रहे, अपना अपना काम करे, समय पर मुझे टैक्सेस दे। सरकार यानी राजा क्या करता था? उनसे टैक्सेस लेता था। टैक्सेस क्यों लेता था? टैक्सेस लेकर वो अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करता था, अपना ट्रेजरी भरता था। ये ट्रेजरी और आर्मी क्यों लगती सर? ये ट्रेजरी और आर्मी क्यों लगती है? अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए,
अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाहर से कोई भी लड़ाई करने आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसके लिए हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े हो जाएंगे, बराबर। बाहुबली तो सबने देखा ना। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि लड़ाइयों पे जब लोग जाते थे सिपाही, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना, 1-1 साल, 2 साल, 3 साल तक लड़ाई चल रही है, तो 2 साल 3 साल तक खाना पीना चाहिए कि नहीं, उसके लिए पैसे चाहिए कि नहीं, तो राजा के ट्रेजरी से तो पैसा जाता था वहाँ पर उनके खाने पीने के लिए। सिंपल। ऑप्शनल फंक्शन, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशन एंड अदर वेलफेयर मेजर्स। ऑब्लिगेटरी में उन्होंने क्या बोला, प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, इंटरनल प्रोटेक्शन। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वाले हैं क्यों, मिलिट्री वाले लोग जो लोग खड़े हैं, मिलिट्री वाले लोग जो खड़े हैं बॉर्डर पे, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, ये बाहर से आने वाले, बाहर से अटैक करने वाले लोगों को रोकने के लिए है। पुलिस वाले, लॉ, जज, कोर्ट्स, ये सब क्यों है, इंटरनल लोग, इंटरनली कोई अगर बुरे लोग हैं, गलत लोग हैं, तो उनसे बचाने के लिए। सिंपल। वैसे ही ऑप्शनल फंक्शन में 2 ऑप्शनल फंक्शन है इनके, क्या, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, मतलब जो जनता रहती है अपने आसपास, उनको साफ़ पानी मिलना चाहिए, अपनी जो जनता है देश की, साफ़ पानी मिलना चाहिए, उनके हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, उनका बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशंस, अदर वेलफेयर मेजर्स। ये सारे ऑप्शनल फंक्शंस हैं सरकार के, बट ये करती है सरकार क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी तो अपने देश में गरीबी नहीं होगी, देश में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, देश में तकलीफें कम होंगी, लोग खुश रहेंगे, अपनी देश तरक्की करेगा, अपना देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। स्ट्रक्चर और स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, स्ट्रक्चर और स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। पूरे चार्ट में पूरा पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर आ गया आपका, एक ही चार्ट में पूरा पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर आ गया आपका। पहला, यस, बेटर। चलो ध्यान से देखेंगे सब, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस में। सबसे पहला क्या आएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, सरकार का खर्चा, सरकार को आने वाली इनकम, ठीक। इसके अलावा पब्लिक डेट, पब्लिक डेट, पब्लिक डेट यानी सरकार भी उधार लेती है सर, डेफिनेटली लेती है। सरकार बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इशू करती है ना, सरकार भी तो टी बिल्स इशू करती है ना। अच्छा, सरकार दूसरे देशों से भी उधार ले सकती है, सरकार यूएन से भी ले सकती है उधार, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस, इनसे भी उधार लेती है। कोई भी कंट्री की सरकार को अगर पैसों की ज़रूरत है, उधार चाहिए, तो इन कंट्रीज से उधार ले सकते हैं। हमारे ऊपर यूके का भी उधार है, बराबर है। ये सब चीज़ें उधार है हम पर, नहीं ऐसा नहीं, उधार है। तो सरकार भी उधार लेती है, क्योंकि सरकार को ऐसा हो सकता है ना, किसी दिन, कभी कभी किसी महीने में ऐसा होता है कि भाई अपने घर में सैलरी तो उतनी ही आने वाली है, बट खर्चा ज़्यादा होने वाला है, खर्चा ज़्यादा होने वाला है। तो क्या करते हैं, उधार लेते हैं और बोलते हैं कि भाई धीरे धीरे लौटाएंगे। वैसे ही जैसा घर चलाना है, वैसे ही सरकार को देश चलाना है, तो उधार वो भी लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या, कि भाई ये मैनेज करना, कहाँ से कितना पैसा आएगा, कहाँ पे कितना खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है, कौन सा और सेक्टर ऑलरेडी डेवलप्ड है या कौन से सेक्टर में सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर का हाल बुरा चल रहा है, तो सरकार ने वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये पॉलिसीज़ है, ये एक प्लान है। पॉलिसी मतलब एक प्लान बना रहे हैं वो लोग, रिलेटिंग टू व्हाट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। इन तीनों चीज़ों का मिलाकर प्लान, कितना उधार लेना है, कितना उधार चुकता करना है, कितना टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, कितना खर्चा होना चाहिए, कहाँ खर्चा होना चाहिए, एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सब काम है, पैसा कलेक्ट करना वगैरह, पैसे खर्च करना वगैरह, इनके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग लगेंगे ना। इसीलिए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिठाया है उन्होंने, कि ताकि पैसा समय पर सही पैसा कलेक्ट हो। मनपा बनाया है हर एक सिटी में, आपका पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, पीसीएमसी हो गया। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग खर्चा देखेंगे, भाई अपने यहाँ पे लोकल लेवल पर क्या खर्चा लगने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, ऑल, बराबर। तो ये हुआ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पैसों को एडमिनिस्ट्रेशन यानी पैसों को संभालना, पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी रखना, उसको खर्च करना। एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग मतलब ये डिसाइड करना कि कहाँ से पैसा कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है और कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक्चुअली कलेक्ट करना और एक्चुअली खर्चा करना। इन शॉर्ट दिस इज पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से रूल हुआ, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक तरीके से रूल का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। सिंपल, क्लियर, आगे बढ़े। चलो देखो, पब्लिक का खर्चा यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या गवर्नमेंट का खर्चे है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर।
पब्लिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर पढ़ा था, नेशनल इनकम में भी मैंने पढ़ाया आपको। जो यूज़ के लिए है, लोगों के कंज्यूम करने के लिए जो खर्चे कर रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देना, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट वो खर्चे जिससे अपने देश की उन्नति में खर्चा हो, देश में देश की ग्रोथ में हो खर्चा, या डेवलपमेंट में खर्चा हो। रोड, ब्रिजेस वगैरह बनाना, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये डेवलपमेंटल खर्चा हुआ। नॉन डेवलपमेंटल खर्चा, भाई कोरोना चल रहा है, इसमें डेवलपमेंट थोड़ी ना हो रहा है, ये प्रिकॉशन है, ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लड आ गया किसी स्टेट में, भूकंप आ गया, वो क्या आ गया, क्या बोलते हो, ऐसा गोल गोल हवा आता है जोर से, मराठी में वादळ बोलते हैं, साइक्लोन, इंग्लिश में साइक्लोन, हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं मेरे को, जो भी बोलते, उससे अगर तबाही मच गई, प्रॉब्लम हो गए, गांव उजड़ गए, घर उजड़ गए लोगों के, तो इनको मदद करना, ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस हुए, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस। ठीक, उसके बाद पब्लिक को पैसा आता कहाँ से है, पब्लिक को पैसा आता कहाँ से है, डन। पब्लिक बोल रहा हूँ, सॉरी, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट को पैसा आता है टैक्सेस एंड नॉन टैक्स, उनके दो मेजर्स, एक टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में दो तरीके के टैक्सेस है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो लोगों के जेब से डायरेक्ट लिया जाता है, डायरेक्टली लोगों को, बोल तेरा प्रॉफिट इतना है, चल पैसा दे, मेरा पैसा दे, पैसा दे, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, भाई लोग जब खर्चा करते हैं तो इनडायरेक्टली उसमें से कुछ पैसा, वो इनडायरेक्टली कुछ पैसा वो किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं किसको दे रहा हूँ, मैं गया, मैं दुकान में जाकर कैलकुलेटर परचेस करके आया, 100 रुपये का कैलकुलेटर, उसके ऊपर 10 रुपये का GST, तो मैंने सामने वाले को 110 रुपये दिए हैं, बट वो 110 में से 100 रुपये रखेगा दुकानदार, 10 रुपये पे करेगा सरकार को, तो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली मुझसे पैसा कलेक्ट किया, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के 3 प्रकार, प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव आगे समझना है कि क्या है। नॉन टैक्स, फीस, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स एंड पेनल्टीज, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, स्पेशल लेवी, बोरोइंग्स। लोग सरकार उधार लेती है लोगों से, वो एक सरकार के फाइन्स कलेक्शन, आपके पुलिस वाले मामू ट्रिपल सीट जाते हैं, पकड़ लेते हैं, पावती फाड़ते, पावती पॉकेट में डालने वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो पावती फाड़ते हैं ना, जो रिसीट फाड़ा जाता है ना, रिसीट गुना करने पे रिसीट जो मिलता है ना, दैट रिसीट, वो जाता है गवर्नमेंट को पैसा। क्लियर, ओके। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, ये सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है जो मैंने आपको समझाया। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, देखो, refers to expenditure referred by in public authority, expenditure incurred by the public authority for protection of their citizens, for satisfying their collective needs and for promoting their economic and social welfare, उनके भलाई के लिए, उनके नीड्स पूरे करने के लिए, उनके अच्छे के लिए, किसके, पब्लिक के, जनता के अच्छे के लिए खर्चा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए पब्लिक एक्सपेंडिचर। 20th century majority of the governments adopted a policy of laissez-faire, laissez-faire, laissez-faire का मतलब है जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगा, गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी, सरकार बीच में नहीं आएगी, आपका काम आपको देखना है, आपका मतलब आपसे मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा कुछ लेना देना नहीं, आप आपका देख लो। क्लियर। बट इससे क्या होता था, इंटरनली जब ऐसे सरकार बोलती है कि नहीं, तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन चालू होता है, प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। भाई मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी ने डिसाइड किया कि एक मस्त अच्छा सा फाउंटेन बनाएंगे, सोसाइटी के गेट पर एक फाउंटेन बनाएंगे पानी वाला मस्त ज़बरदस्त, तो सब लोग कंट्रीब्यूट करो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो सब लोग कंट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ताकि सबको मज़ा आएगा, सबको अच्छा लगेगा, सब एंजॉय कर पाएंगे, वहाँ पर रुके रहेंगे सब लोग, बराबर है, ठीक है। बट अगर आपने देखा कि अब कोई बाहर वाले लोग आकर उसके मज़े ले रहे, खर्चा किसने किया, मैंने किया खर्चा, मज़ा कौन ले रहा है, कोई और ही बाहर के लोग आके मज़े ले रहे, जमेगा क्या, नहीं जमेगा। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है रे, मेरा प्रॉपर्टी है, तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा, उन लोगों का ध्यान कौन रखेगा। भाई मेरी सोसाइटी है, मेरी सोसाइटी में रोड खराब है, तो हमने क्या किया, हम सब ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके रोड बना दिया। अब वो रोड पे कोई और यूज़ करने लग गया, तो वो रोड कोई और यूज़ करने लग गया, तो बोले यार मैंने खर्चा किया, तू कौन हो गया यूज़ करने वाला। तो इन लोगों के भलाई के लिए कौन है, इन लोगों की भलाई के लिए सरकार है। कोई तो ऐसा चाहिए जो खर्चा करने वाला और सबको यूज़ करने मिले, तो वहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है। लेजिस फेयर का मतलब समझा दिया मैंने आपको, गवर्नमेंट बोलती आपको जो करना है करो, बट मैंने वही बोला ना, तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन, जो गरीब है जिसको नहीं मिलता है उसके तकलीफ हो जाएंगे, उसके हाल हो जाएंगे, तो ऐसा कोई तो चाहिए ना जो खर्चा करे बट सबको यूज़ करने मिले।
Functions of government were restricted to the obligatory functions. However, modern governments perform various obligatory as well as optional functions for social and economic development. So, study of public expenditure is an important part of public finance. तो लोगों की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए गवर्नमेंट ने अब ऑब्लिगेटरी फंक्शंस के साथ अब हाथ में ले लिया है ऑप्शनल फंक्शंस. अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर 4 प्रकार के हैं बेटा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल. रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल. चलो तो अभी इनको डिटेल में समझते हैं क्या ये रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर व्हाट? गवर्नमेंट इज इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. डे टू डे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो डे टू डे फंक्शंस है, कौन से फंक्शंस है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. तो सिंपल सा एक शब्द क्या लिखेंगे यहाँ पर? डे टू डे एक्सपेंसेस. कौन से एक्सपेंसेस? डे टू डे एक्सपेंसेस. डे टू डे एक्सपेंसेस, एडमिन कॉस्ट, एजुकेशन, हेल्थ, सैलरी और पेंशन. ये हुआ आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. ये कौन से हुए एक्सपेंडिचर्स? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इनकर्ड फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लोन ग्रांटेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर. स्टेट गवर्नमेंट्स, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरा सेंट्रल टैक्स वगैरह कलेक्ट हुआ, अब वो टैक्स बराबर पहुंचाना है भाई, ये स्टेट को पहुंचाना, वो स्टेट को पहुंचाना, ये स्टेट को वो स्टेट को पहुंचाना है. ऐसे लोन लेना, कोई भी प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट्स उठाना, ये सारी चीज़ें. इसको मैं बोलूँगा फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. बराबर. कौन सा खर्चा था? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. क्लियर यहाँ तक? अच्छा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स क्या है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब देश के डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्राइस स्टेबिलिटी इज नोन एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स. इट इज अ प्रोडक्टिव इन नेचर. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्लियर है तक? उसके बाद नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर विच डज नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट, विच डज नॉट यील्ड एनी impact on country is called as non-development expenditure. Unproductive in nature, administrative cost और war expenditures. एडमिनिस्ट्रेटिव, नया कुछ नहीं आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से, नया कुछ नहीं आ रहा है सर. ये चीज़ें जो नॉन डेवलपमेंट डेवलपमेंटल तो हमने रेवेन्यू और कैपिटल में ही पढ़ी. हाँ बेटा, रेवेन्यू और कैपिटल में ही पढ़ी है. डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंशन, डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, एक्सपेंडिचर वैसे बाइफरकेट किया जाता है. रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है. डेवलपमेंट के लिए है, नॉन डेवलपमेंट के लिए. डेवलपमेंट के लिए यानी कि नई इंडस्ट्री सेटअप करवाना, नए नए मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लाना, ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हुआ. क्या हुआ? ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हुआ. हाँ, रोज़ के
जो पुलिस वाले हैं उनके सैलरीज पे करना, फिर पुलिस वालों के अलावा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनकी सैलरीज, गवर्नमेंट जो बैंक है, गवर्नमेंट के जो बैंक है उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, ये डेवलपमेंट में थोड़ी है, ये स्मूथ फंक्शनिंग के लिए खर्चा किया गया है, ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेसेस, उसके लिए खर्चा किया जाता है, तो इसलिए उसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो उसके नीचे जो भी अपन ने चार्ट बना उसके नीचे वो एग्जाम्पल्स लिख लो बेटा, याद रहेगा अपने को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। एडमिन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट और वॉर एक्सपेंडिचर्स, है ना। नए नए हथियार हम खरीदते हैं, नए नए हथियार हम बनाते हैं, उससे डेवलपमेंट थोड़ी ना हो रहा है, उससे प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। डेवलपमेंट, उन्नति कहाँ हो रही है? उन्नति कुछ नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? चलो, ये थे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। अब आगे आते हैं रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक के ऊपर खर्चा बढ़ क्यों रहा है सरकार का? दिन ब दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है उसके कारण हमको जानने हैं कि भाई सरकार इतना खर्चा करती है, इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, का इतना खर्चा हो रहा है, क्यों इतना खर्चा हो रहा है, कारण क्या है उसका? सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट कारण, पॉपुलेशन भयंकर बढ़ता जा रहा है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की भी एक्टिविटीज़ बढ़ रही है धीरे धीरे। पहले कुछ इतने स्कीम्स थे नहीं, अब मेक इन इंडिया का भी स्कीम चल रहा है, बेरोजगारी योजना भी चलता है, इरिगेशन योजना भी चलती है, एग्रीकल्चर के लिए अलग योजना है, इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग योजना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग, अलग 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 स्कीम्स, अलग 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 चीज़ें, जो अपने फार्मर्स है उनके लोन माफ़ करना, ये सारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। नए नए स्कीम्स लाते जा रही है गवर्नमेंट, लोगों की भलाई के लिए नए नए स्कीम्स आते जा रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। गवर्नमेंट की क्या बढ़ रही है? एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन मतलब आजकल गांव कम हो रहे हैं और सिटीज़ बढ़ रहे हैं, तो सिटीज़ बढ़ रहे हैं तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा ना। गांव में और सिटी में फ़र्क समझ में आता है क्या? समझ में आता है। ये गांव के कच्चे रोड, यहाँ के पक्के रोड, वहाँ पर एम्यूनिटीज़ नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं, भाई वहाँ पर मल्टीप्लेक्सेस नहीं है, थिएटर्स नहीं है, गेमिंग जोन्स वगैरह जैसी चीज़ें नहीं है गाँव में, बराबर है। बट वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, रोड्स, फ्लाईओवर्स, डैम्स, ब्रिजेस, अच्छे लेवल के क्वालिटी पार्क्स, बराबर, ये सारी चीज़ें सिटीज़ में ही होंगी ना। तो खर्चा सिटी में ज़्यादा होगा या गांव में ज़्यादा होगा? खर्चा ज़्यादा सिटी में होगा। तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, सिटीज़ बढ़ रही है, तो सरकार का खर्चा बढ़ ही रहा है। इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करते जाना है, अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करते जाना, अपना डिफेंस बढ़ाते जाना है, अपना डिफेंस। और मतलब भाई सबके पास बेहतर हथियार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास वही पुराने ज़माने ब्रिटिश काल के हथियार चल रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के पास हथियार चल रहे हैं। हमने गोली मार दी, गोली 2 फुट पे जाकर गिर गई, बट सामने वाला मारता है 10 फुट पे गोली लगती, तो वो भी तो डिफेंस भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, डिफेंस भी तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। क्लियर? तो इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? जो अभी चल रहा है, चल ही रहा है देश में। क्या चल रहा है? कोरोना काल चल रहा है, डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है सरकार। डिजास्टर मैनेज करने की कोशिश कर रही है, भाई कहीं पे कुछ नुकसान हो रहा है, तकलीफ़ें हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर कभी फ्लड आ गया, कभी साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये डिजास्टर्स है, ये डिजास्टर्स है। इनको मैनेज करना, इनमें से उभर के बाहर आना, लोगों को भला करना, लोगों को ठीक करना, लोगों को सही करना, दिस इज डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्फ्लेशन, the government purchases goods and services from the market for achieving economic and social development. Normally prices show a rising trend and hence the government incurs increasing cost over the time. तो सरकार को भी जब लोगों पे खर्चा करना है, राशन बांटना है, लोगों में राशन चीज़ें खर्च करनी है, लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें देना है, तो उनको भी कहीं ना कहीं से तो खरीदना पड़ेगा। इन्फ्लेशन, जो चीज़ पहले 25 रुपये की मिलती थी, आज वही चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, तो गवर्नमेंट का तो खर्चा ऐसे ही बढ़ेगा ना भाई साहब। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ रहा है उनका खर्चा। उसके बाद स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इनको अपने पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज ना, हमने ये बोला तो यही करने का, ये बोला तो वही करने का, बराबर है क्या? जहाँ पे घर में, जिस घर में पापा स्ट्रिक्ट है, भाई ये खाने का नहीं तो नहीं खाने का, जहाँ पर फ्रीडम है, जा बेटा जा,
बाहर खाना है कभी जा खा ले, ये पॉकेट मनी ले, तो खर्चा ज़्यादा होगा ना पॉकेट मनी पे। पप्पा खत्म हो गया, दो ना यार पानी पूरी खाने जाएंगे, पप्पा दो ना यार पिक्चर देखने जाने का। तो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम दिया हुआ है, तो खर्चा ज़्यादा ही होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अपनी इंडस्ट्रीज़ भी तो बढ़ानी है। इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़, नई नई इंडस्ट्रीज़ लाना है देश में, नए नए इंडस्ट्रीज़ लाने हैं, उनके नए नए रूल्स, नए नए पॉलिसीज़, उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके देना। तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है कि नहीं, ताकि वो एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट होकर वेरियस स्कीम्स एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो, एफिशिएंटली लोगों तक पहुँचे। जो स्कीम लोगों के लिए निकाली गई है वो लोगों तक पहुँचे। ठीक है, पहुँचती नहीं वो अलग बात है, बट पहुँचनी तो चाहिए लोगों के पास, बराबर है। ओके, अब वो था पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके प्रकार क्या है और खर्चा बढ़ क्यों रहा है। अब ये हमने खर्चे देखे, अब अपने को देखना है इनकम, पैसा आता कहाँ से है। सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, क्या कहा मैंने, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, सरकार को पैसा मिलेगा कहाँ से। टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। व्हाट आर टैक्सेस? टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पर्सन टू गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स कन्फर्ड। बट पैसा पे कर तो रहे हो टैक्सेस, बट स्पेशली ये आप नहीं बोल सकते कि मैंने टैक्स दिया ना तो मैं ये रोड इतना यूज़ करेगा, मैं वो रोड उतना ही यूज़ करेगा ना। या जो टैक्स पे नहीं करता है उसका गला पड़े, मेरा टैक्स, मैं टैक्स भरता है तू टैक्स नहीं भरता है, रोड पे नहीं रुकने का, मेरा रोड है ये नहीं कर सकते अपन। स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। टैक्स इज जस्ट अ कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्स इज जस्ट अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट, बट वो खर्चा जो होने वाला है सबके ऊपर खर्चा होगा, ये बात समझो। द टैक्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। This one are the main sources of public revenue. Main sources of public revenue, taxes. Non-tax revenue. Non-tax revenue. Non-tax revenue refers to revenue received by the government administration, public enterprises, gifts and grants, etc. from sources other than taxes, which are fees, special assessment, special levy, fine, penalty, gift, grants, donations and all. ठीक, पक्का यहाँ तक क्लियर? ओके, अब जो टैक्सेस की बात की थी, टैक्सेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और नॉन टैक्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। टैक्सेस की बात कर रहे थे हम। टैक्स क्या है देखो भाई, द एसेंस ऑफ अ टैक्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चार्जेस बाय गवर्नमेंट इज द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो क्वो बिटवीन टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। बाकी कोई भी खर्चा करते हो, वो बाकी कोई भी चीज़ गवर्नमेंट को आप पे करते हो तो बदले में डायरेक्टली कुछ ना कुछ मिलेगा, बट टैक्स जब आप पे करते हो तो बदले में कुछ नहीं मिलेगा। क्विड प्रो क्वो का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्वो का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, मतलब आप टैक्स पे कर रहे हो तो आप सरकार को नहीं बोल सकते कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरे को ये रोड अच्छा चाहिए है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरे को घर अच्छा चाहिए है, मेरे को एजुकेशन अच्छा चाहिए। नहीं, डायरेक्टली कुछ नहीं मिलने वाला। नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ योर खर्चा। हाँ, दुकान में जाके आप खर्चा करते हो, पैसा देते हो, भाई मेरे को यही चाहिए, टैक्स के बदले में वैसा नहीं बोल सकते। दैट इज द एसेंस ऑफ टैक्स। ओहो, A tax is a compulsory contribution from the person to the government without reference to special benefit conferred. हर तरफ वही बात है, टैक्स का एसेंस ही वो है। भाई आप सरकार को पैसा पे कर रहे हो, बट उसके बदले में आप उससे अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग सकते। भाई मैंने इतना पे किया तो बता मेरे पे तूने खर्चा कितना किया, ये नहीं बोल सकते आप बिल्कुल भी। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, सब सिटीजन को कंपल्सरीली पे करना है। कॉमन इंटरेस्ट, इनकर एक्सपेंसेस इन दी कॉमन इंटरेस्ट, मतलब जो भी सरकार को पैसा जाएगा, सरकार सिर्फ आपने पैसा दिया इसलिए आपके ऊपर खर्चा करेगी, ऐसा नहीं है। आपने पैसा दिया इसलिए आपके ऊपर खर्चा होगा, ऐसा है क्या? ना, कंट्रीब्यूट सब करेंगे, जो जो है जिसका हक बनता है वो सब कंट्रीब्यूट करें, बट खर्चा हर किसी पे होगा। जिसने कंट्रीब्यूट किया है उस पे भी होगा, जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया उस पे भी होगा। द पेमेंट ऑफ टैक्स डज नॉट एंटाइटल अ पर्सन टू रिसीव एनी डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। मैंने इतना पैसा दिया ना, मैंने इतना टैक्स दिया ना, तो मेरे को इतना ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, आप ऐसे डिक्लेरेशन नहीं लगा सकते। भाई देखो, हम टैक्स जमा करते हैं, जितना भी टैक्स हम जमा करवा रहे हैं सरकार के पास, सरकार उसी को तो यूज़ कर रही है ना। किसके लिए? कोरोना के अगेंस्ट लड़ने के लिए। कभी फ्लड आ गया तो उनसे लोगों से उन लोगों को वहाँ से बचाने के लिए, उनका खर्चा, उनका खाना पीना देखने के लिए, उनको अपने घर पहुँचाने के लिए, ये जो खर्चा करती है सरकार कहाँ से करती है? अपने टैक्स में से करती है। आप अगर बोलेंगे नहीं 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 मैंने टैक्स पे किया, उन्होंने टैक्स नहीं पे किया है, तो मैंने टैक्स पे किया है, अभी आप मान लो आप भी अर्थक्वेक में फंसे हो, वो भी अर्थक्वेक में फंसा हुआ है, आपको पता है वो बेचारा गरीब आदमी है, उसने टैक्स नहीं भरता, वो उसकी इनकम ही उतनी नहीं है, बट आपकी इनकम ज़्यादा है। आप ये नहीं बोल सकते मेरा इनकम ज़्यादा है, मैंने टैक्स भरा है, पहले मेरे को बचाने का, उसको बाद में बचाने का। ऐसा है क्या? बचाएंगे तो सबको, सबके ऊपर बराबर खर्चा होगा, सबके ऊपर बराबर बटेगा। ऐसा नहीं कि फ्री में अगर खाना बटाता है, मैंने टैक्स भरा है, मेरे को ज़्यादा खाना चाहिए।
टैक्स इम्पोज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी, कमोडिटीज एंड सर्विसेज। टैक्सेस किस पे लगते हैं? इनकम पे आपके, प्रॉपर्टी पे, कमोडिटीज एंड सर्विसेज पे। कमोडिटीज एंड सर्विसेज पे जीएसटी, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम पे इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू टैक्स पेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स बर्डन किसके ऊपर है? बर्डन इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड। ऑन हुम इट इज लेविड मतलब जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है उसी को पे करना है। सिंस इट इज इम्पॉसिबल फॉर द टैक्स पेयर टू ट्रांसफर द बर्डन टू अदर्स, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। मतलब मैं अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। मेरा इनकम है, नहीं 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 उसका इनकम है, उससे टैक्स लेना ना। मेरा इनकम है, मेरा इनकम है, मेरे ऊपर बर्डन है, मेरे ऊपर इंसिडेंस है, मैं ही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस, लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल और परचेस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज। द बर्डन कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर मतलब टैक्स पेयर, भाई सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग जिसने किया था उसने टैक्स पे किया, उसने टैक्स पे किया, वो शिफ्ट करेगा होलसेलर पे, होलसेलर कलेक्ट करेगा रिटेलर से, रिटेलर कलेक्ट करेगा एंड कंज्यूमर से। तो यहाँ पर क्या बोला? टू अदर पर्सन, सो इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंस टैक्स फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन्स। इंसिडेंस कहा जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे दूसरी जगहों पर शिफ्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन समझना अपने को। चलो डन, यहाँ तक क्लियर सबको? ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। चलो प्रिंसिपल्स, टैक्सेशन कौन से प्रिंसिपल्स पे चलता है ये अपने को आज समझना है। टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट कन्फर्ड। बैकग्राउंड दे दिया हमने। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैनन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, इक्विटी एंड इक्वालिटी, कैनन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। देखो, अकॉर्डिंग टू स्मिथ एवरी पर्सन विल पे टैक्स इन प्रोपोर्शन टू हिज एबिलिटी टू पे। हर इंसान अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से टैक्स पे करेगा। इट मीन्स रिच पीपल शुड पे मोर टैक्स कंपेयर टू पुअर सिंस देयर एबिलिटी टू पे इज ग्रेटर। इस सिस्टम को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। कौन सा सिस्टम? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जहां पर गरीब कम टैक्स पे करेगा, अमीर ज्यादा टैक्स पे करेगा। ओके। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी की बात कर रही है। सर्टेनिटी, देयर शुड बी ए सर्टेनिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू टैक्स पेमेंट and taxpayer should know in advance how much tax he has to pay, at what time, and he has to pay it, and in what form is to be paid। कब पे करना है, कैसे पे करना है, कितना पे करना है, ये टैक्स पेयर को खुद को पता होना चाहिए। तो आपको पता है क्या, मेरी इनकम इतनी होगी तो मैं इतना टैक्स पे करूँगा, इतने डेट तक मुझे टैक्स जमा करवाना है, टैक्स जमा करवाने के बाद मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ये डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है। तो हर चीज़ हमको सर्टन है, हर चीज़ हमको पता है, तो सर्टनिटी। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस अपने हिसाब से देखो, लिव्ड इन सच अ मैनर एंड सच अ टाइम दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर टू पे इट। तो ऐसे समय पे और ऐसे चार्ज किया जाता है कि वो सरकार गवर्नमेंट के लिए ऐसा तकलीफ ना हो, पब्लिक समय पर अपना पैसा पे कर सके, समय पर अपना पैसा पे कर सके, इसीलिए गवर्नमेंट आपको समय देती है। एडवांस टैक्स का कंसेप्ट आएगा जब आप प्रोफेशनल लेवल पर जब इनकम टैक्स की पढ़ाई करने जाओगे तो एडवांस टैक्स का कंसेप्ट है। मतलब साल जब चालू होता है, आधे साल में आपको थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करने का मौका दिया जाता है कि इंस्टॉलमेंट्स में। ज़्यादा टैक्स होता है ना आपका, एक काम करो आप थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में पे करो। सितंबर में एक बार पे करो, दिसंबर में एक बार पे करो, मार्च में एक बार पे करो, फिर एंड में जब आप रिटर्न फाइल करते हो जुलाई में, तब फाइनल पेमेंट करके खत्म करो, ऐसे। कैनन ऑफ इकोनॉमी, एज पर दिस कैनन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी द मिनिमम। मतलब टैक्स कलेक्ट करता हूँ 10,000 रुपये, खर्चा करता हूँ 15,000 रुपये, पागल है क्या? तो सरकार का अगर टैक्स कलेक्ट करने में 15,000 रुपये खर्चा हो रहा है, कलेक्ट करती 10,000 है, करेगी कोई सरकार? नहीं करेगी भाई, ऐसे क्या कर रहे हो? सिंपल। क्या था कैनन्स? पहला कैनन क्या था? इक्विटी और इक्वालिटी, बराबर, जिसकी जितनी एबिलिटी है उतना पे करेगा। दूसरा सर्टेनिटी, सबको पता होना चाहिए कि मुझे टैक्स कितना पे करना है, कब पे करना है, कैसे पे करना है। कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, भाई आपको समय दिया जाएगा, आप आराम से ऐसे ऐसे पे कर दो, आप इतने इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, इस तारीख तक पे कर दो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर कैनन ऑफ इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम। मतलब खर्चा कम होना चाहिए पैसा कलेक्शन का। पता चला कलेक्शन कम है, खर्चा ज़्यादा है, पागल है क्या?
नॉन टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज डिस्कस करना है अपने को, और भी इजी चीज़ है। फीस, फीस क्या है भाई साहब? फीस अनलाइक टैक्सेस, फी इज अ पेमेंट मेड बाय सिटीजन इन रिटर्न फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। एजुकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, कोर्ट फीस एक्सेट्रा। कोर्ट में फीस पे करते हो, चालान काटते हो, तो जो भी बेनिफिट आप ले रहे हो आपको पता है आप किसके लिए ले रहे हो, किसके लिए पैसे दे रहे हो, दैट इज फीस। Public goods and services sell various modern government sell various goods and services to citizens. A price is a payment made by citizens to the government for goods and services sold to them. Railway fares, postal charges, PMT के buses, ये सारी चीज़ें goods and services प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट आपको। राशन के गेहूँ चावल तो उसके लिए वो जितना भी पैसा कम पे करना पड़ता है, बट पे तो करना पड़ता है। Special assessment refers to payment made by citizens or a particular locality in exchange for certain special facilities provided to them by the public authorities. लोकल बॉडी जो लगाती है, पहले अलाउड था, अब नहीं अलाउड। LBT लोकल बॉडी टैक्स जो था वो इसका एक एग्जाम्पल है, बट अभी ऐसा कोई टैक्स बचा नहीं है। हाँ, या तो वाटर सप्लाई टैक्स, पानी भाड़े पट्टी वगैरह अपन जो म्हणतो ना, वो देखो फैसिलिटीज ऑफ रोड्स, एनर्जी, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड। Fines and penalties. Government imposes fines and penalties on people who violate the laws framed by the government. Here objective is not to earn income. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना नहीं है बिल्कुल भी। फाइन और पेनल्टी इसलिए लगाते हैं ताकि आप अगली बार ये गलती ना करो। ड्यू टू बट टू डिस्करेज द सिटीजन फ्रॉम वायलेटिंग द लॉज। ट्रैफिक रूल स्किप कर दिए, ट्रिपल सीट घूम रहे हो तो फाइन क्यों लगाया जाता? पैसा कलेक्ट करने के लिए नहीं, ठीक है। पर्सनल मैटर जो भी हो, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अपने अपने अलग, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट एक्चुअली देखा जाए तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसीलिए पेनल्टी लगाई जाती है, इसीलिए फाइन लगाई जाती है कि ताकि अगली बार ये गलती आप ना करो, अगली बार ये गलती आप ना करो। गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, सरकार को भी गिफ्ट मिलता है सर, मिलते हैं ना। गवर्नमेंट में अर्न रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स बाय सिटीजन, may also receive grants from the foreign governments and institutions on general as well as specific purposes. मतलब लोगों से उधार, दूसरे सरकार से उधार, जनता से उधार, जनता से गिफ्ट, डोनेशन। अभी कोरोना में भाई अक्षय कुमार ने इतना करोड़ दान कर दिया, टाटा वालों ने इतना करोड़ दान कर दिया, रिलायंस वालों ने इतना करोड़ दान कर दिया, ये क्या है? गिफ्ट ही तो मिला ना एक तरीके से, या तो ग्रांट ही तो मिला सरकार को खर्च करने के लिए। स्पेशल लेवीज इज चार्ज ऑन कमोडिटीज whose consumption is harmful to the health and well-being of the citizen. Fines and penalties, the objective is to discourage the consumption of such commodity. Duties levied on wine, opium, other intoxicants. Alcohol वगैरह पे जो लगते हैं heavy duties, heavy taxes, उसके पीछे कारण है डिस्करेज करने के लिए, ना कि इनकम अर्न करने के लिए। Borrowings, government can borrow money from people in the form of deposit, bonds, etc. It also gets loan from foreign governments and organizations such as IMF, World Bank, etc. यहाँ से भी वो लोन ले सकते हैं। तो यहाँ से ये सब क्या देखे हमने, ये सब पब्लिक को पैसा कहाँ से आता है, सरकार को पैसा कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट दो प्रकार के, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट यानी कि क्या? इंटरनल अपनी ही जनता से उधार लिया है, अपने ही लोगों से उधार लिया है। एक्सटर्नल डेट मतलब बाहर वालों से, यूनाइटेड नेशन से, या तो फिर दूसरी किसी कंट्री के सरकार से, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या वर्ल्ड बैंक से, बाहर वालों से लोन ले लिया। वही चीज़ है देखो। When the government borrows from citizens, banks, central bank, financial institution, business houses, etc. is called as internal debt. और वही फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा इज नोन एज एक्सटर्नल डेट। घरगुती मामला, बाहर का मामला, लोन का मामला, गलत मत सोचना। व्हाट इज बजट? व्हाट इज बजट? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। अब बजट क्या है? बजट के बारे में सुना अपन ने कभी? यस सर, बहुत बार सुना है। कब सुना है? हर साल फरवरी के महीने में बजट के बारे में सुनते हैं। हर साल फरवरी के महीने में बजट के बारे में सुनते हैं। फरवरी के महीने में बजट के बारे में सुनते हैं मतलब क्या? देखो, हर साल अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होते हैं, रिस्पेक्टिव उस पर्टिकुलर ईयर के फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वो आते हैं पार्लियामेंट में और 28 फरवरी के दिन बजट पेश करते हैं। तो बजट क्या है, ध्यान से समझो। बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब है कि जो आपने खर्चा आज के पहले किया, मतलब पहले के रिजल्ट्स, पहले जो आपने खर्चा किया, पहले आपने कितना खर्चा किया, पहले आपने कितना पैसा अर्न किया, पैसा एक्सेस में है या डेफिसिट में है, वो चीज़ें, और आगे आप क्या करने वाले हो उसको बोलते हैं बजट, उसको आप बोलते हैं बजट। तो 28 फरवरी के दिन जब भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो बोलता है कि पिछले साल हमने क्या क्या अर्न किया, कितना पैसा कलेक्ट किया, कितना पैसा खर्च किया, कौन सी इंडस्ट्री पे खर्च किया, हमारा GDP बढ़ गया, नेशनल इनकम बढ़ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर
उसी दिन वो बोलता है कि अगले साल हमने सोचा है कि हम इतना खर्च करेंगे, अगले साल हम लोग सोच रहे हैं कि हम इतना पैसा कलेक्ट करेंगे, अगले साल हमने सोचा है कि इस सर्विस सेक्टर पे या इस पर्टिकुलर सेक्टर पे ध्यान देंगे। तो ये क्या हुआ? बजट हुआ। ठीक है, बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू विच ऑल फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट आर रेगुलेटेड। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज एक्सपेक्टेड रिसीट्स, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। आने वाले साल में कितना पैसा आने के चांसेस है, कितना खर्च करने के चांसेस है। इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविजन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब गवर्नमेंट भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है जैसे कोई बिजनेसमैन बनाता है, डेफिनेटली उसी को तो बजट में पेश किया जाता है। In every budget, a set of 7 budget documents describe the details of government finance in India. 7 प्रकार के बजट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, बजट derived from the word boget, meaning bag or wallet, meaning bag or wallet, containing what? Financial proposals. Financial proposals. These financial proposals are in the form of government expenditure and revenue. गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, गवर्नमेंट कितना पैसा कमाएगी, कहाँ कमाएगी, कितना खर्च करेगी, कहाँ खर्च करेगी, ये सारी चीज़ें। अब देखना है अपने को रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में 2 इनकम, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल। देखो, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डिराइव फ्रॉम इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, कंप्राइज ऑफ इंटरेस्ट पेड, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, सब्सिडीज, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल। बट कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल रिसीट्स इज लोन रेस्ड फ्रॉम पब्लिक, आरबीआई, डिसइन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ इक्विटी होल्डिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मतलब क्या? जो गवर्नमेंट की अपनी खुद की कंपनीज है वो बेच देना प्राइवेट वालों को, जाओ अब तुम चला लो हमारी कंपनी। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अदर फॉरेन बॉडीज, स्टेट डिपॉजिट फंड्स एंड स्पेशल डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। मतलब बाहर वालों से लोन, ह्यूज अमाउंट पे लोन, खर्चा नहीं करना, ये लोन उधार लेना, लोगों से पैसा लेना या अपना एसेट बेच देना। तो गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, गवर्नमेंट की एसेट हुई, तो वो कैपिटल रिसीट हुआ। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट क्या है? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देखा है अपन ने, इन्वेस्टमेंट्स बाय गवर्नमेंट, लोन्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी को उधार देती है कंपनी, कॉर्पोरेशंस एंड अदर पार्टीज। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिफेंस एंड जनरल सर्विसेज। ये कौन से एक्सपेंडिचर्स हुए? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल पेमेंट। बजट 2 प्रकार के, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट। खत्म। टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। टाइप्स ऑफ बजट, 3 प्रकार के बजट है बेटा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है अपना, स्टेट द टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट के 3 प्रकार के बजट है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इजी, वेरी इजी। बजट में 2 चीजें है ना, रिसीट एंड पेमेंट, बराबर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो देखो अपने पास 3 प्रकार के बजट है, एक है बैलेंस बजट, दूसरा है सरप्लस बजट और तीसरा है डेफिसिट बजट। बस 3 प्रकार। अब ये तीनों का इजी लैंग्वेज में या इजी चार्ट में अगर आपको बना के दूं, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बैलेंस्ड बजट में गवर्नमेंट इनकम इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितना गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्स कलेक्ट किया है उतना ही खर्चा किया है, एग्जैक्ट जितना कमाई उतना खर्चा, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। बैलेंस्ड बजट, बैलेंस हो गया ना, बराबर बैलेंस हो गया। सरप्लस बजट क्या है फिर सर? अरे सरप्लस बजट में गवर्नमेंट की इनकम इज मोर देन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का इनकम इज मोर देन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। डेफिसिट बजट क्या है सर फिर? बेटा डेफिसिट बजट उसका उल्टा, क्या? गवर्नमेंट इनकम इज लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जहां पर इनकम और एक्सपेंस दोनों इक्वल है वो बैलेंस्ड बजट है। इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, सरप्लस बजट। इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा, डेफिसिट बजट बोलेंगे। बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। सर अपने देश का कौन सा बजट होता है? डेफिसिट बजट।
सरकार हमेशा खर्चा ज़्यादा करती है, टैक्स कम कलेक्ट होता है। तो ये बैलेंस बजट और सरप्लस बजट भी कहीं होता है क्या सर? कुछ कुछ कंट्रीज़ में होता है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट कंट्रीज बहुत सारी है, कंट्रीज़ है जहाँ पर ये होता है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में ज़्यादातर सरप्लस बजट चलता ही है। बैलेंस्ड बजट ध्यान से समझो, क्या लिखा है? इक्वल टू expenditure are equal to budget is said to be balanced budget. Classical economist, concept of balanced budget was advocated by Adam Smith. Neutral effect on the working of economy, so they regard it as the best type. इसका इकोनॉमी के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आता, वो बेस्ट टाइप बोलते थे। बट अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट मे नॉट ऑलवेज बी सूटेबल, हमेशा सूटेबल नहीं है। According to them, modern governments are welfare entities and so they cannot keep expenditure to the exact level of receipt. जितना पैसा आया उतना ही खर्च करेंगे, ऐसा वो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पैसा देने वाले लोग कम है और उसका लुत्फ उठाने वाले लोग ज़्यादा है, तो हमेशा सरकार को खर्चा ज़्यादा ही करना पड़ता है। ऐसा कैसे सर? जनता, पूरी जनता में 125 करोड़ जनता में टैक्स भरने वाले लोग है कितने हैं, और सरकार जो भी स्कीम चलाती है उस सबके मज़े लेने वाले सरकार लोग कितने हैं? मज़े लेने वाले तो सारे 125 करोड़ जनता है, बट टैक्स भरने वाले हार्डली 30-40% है, तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? जो टैक्स पे नहीं करता है, जो टैक्स छुपाता है। जो सही टैक्स पे करेगा, सरकार के पास सही पैसा आएगा, सरकार सही खर्चा करेगी, तो ना ही सरकार को अपने पेट में भरने की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा कितना भरेंगे भर भर के? एक लिमिट रहेगा ना। टैक्स अपने बराबर टैक्स पे किया, अपन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, अपन ने अपने काम सब ढंग से किए, हमने हमारे काम हमेशा सही रखे, तो हमको भी तो सीधी बात है ना, पैसा गवर्नमेंट खाएगी क्यों? जब लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो सरकार अवेलेबल करने के बहाने खाती है पैसा। बट एक बार चीज़ें अवेलेबल हो गई तो अब कहाँ से खाएगी? कहाँ से खाएगी सरकार? नहीं खाएंगी। अच्छा, गलतियाँ बहुत बार हम करते हैं, और हम करने के बाद गलतियाँ क्या करते हैं? हम ही ठूस देते हैं। तो गलतियाँ हम ही मत करो ना, तो ठूस देने की ज़रूरत भी नहीं ना, तो उतना ब्लैक मनी का चलन वो ऐसे ही रुक जाएगा। सिंपल सी बात है। सरप्लस बजट व्हेन रिसीट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर्स, यूजफुल इन इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। इन्फ्लेशनरी कंडीशंस ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लॉजिकल बेस्ड है। इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ प्राइसेस टू राइज रैपिडली। इन्फ्लेशन में क्या होता है? महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब बात ध्यान से समझो, जब गवर्नमेंट पैसा टैक्स कलेक्ट करती है तो आपके जेब पे कैची पड़ती है और आपके जेब पे रोक पड़ता है, और आप पूरा पैसा जमा हो जाता है सरकार के पास। और फिर वो गवर्नमेंट, सरकार जब खर्चा करती है तो वो खर्चा करती है, यानी कि देश में जब वो खर्चा करती है तो गवर्नमेंट ने जब पैसा कलेक्ट किया तो इकोनॉमी से पैसा उठाया, खर्चा किया मतलब इकोनॉमी में वापस पैसा छोड़ दिया, बराबर। गुड्स एंड सर्विसेज लिए और पैसा वापस इकोनॉमी में चला गया। पैसा वापस इकोनॉमी में चला गया यानी कि लोगों के हाथ में फिर से पैसा बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन चल रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं बहुत बुरी तरह से, तो गवर्नमेंट टैक्स तो कलेक्ट करेगी बट खर्चा ज़्यादा नहीं करेगी, खर्चा रोक लेगी। क्यों सर? अरे खर्चा रोक लेगी, टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करेगी, तो आपके पास से, अभी बात समझने की कोशिश करो, अभी आपके डैड ने आपके पॉकेट मनी कम कर दी, आपकी पॉकेट मनी कम कर दी। पहले 1000 रुपये पॉकेट मनी अंदर, टैक्स लगेगा, 200 रुपये टैक्स मेरे को पे करेगा तो 800 रुपये रखेगा, ठीक है। उसके बाद डैडी अलग से खर्चा करने के लिए थोड़ा बहुत इसके उसके लिए भी पैसा देते थे, डैडी ने वो भी देना बंद कर दिया। मतलब आपको लिमिटेड पैसों में चलाना पड़ेगा, मतलब लिमिटेड हो गए पैसे आपके हाथ में लिमिटेड पैसा आया तो आप लिमिटेड खर्चा करोगे, खर्चा लिमिटेड हो जाएगा तो आपकी डिमांडें कम हो जाएंगी, आपकी वांट्स कम हो जाएगी, वांट्स कम हो जाएंगी तो सामने वाला, बेचने वाला भी अपने प्राइजेस अपने आप कम कर लेगा। सिंपल, समझ में आया? तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन में सरकार क्या चाहती है कि भाई पब्लिक के हाथों से पैसा निकल जाए और अपने पास आ जाए, अपने पास रोक लेती है पैसा, अपने पास रोक लेती है, खर्चा नहीं करती। अब वही सिचुएशन डिफ्लेशनरी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसा कम कलेक्ट करेगी, खर्चा ज़्यादा करेगी, पैसा कम कलेक्ट करेगी, खर्चा ज़्यादा करेगी। क्यों सर? डिफ्लेशनरी पोजीशन यानी क्या हुआ? सारे प्राइजेस गिर चुके हैं, बुरी तरह गिर रहे हैं प्राइजेस, बुरी तरह प्राइजेस गिरे हुए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो सरकार ने इंजेक्ट कर दिया इकोनॉमी में पैसा छोड़ दिया। मतलब सर कैसा होता है? ध्यान से समझो कि एग्जांपल दे रहा हूँ। बिल्कुल मंदी चल रही है, बिल्कुल पैसे नहीं है, लोगों के हाथ में हालत ख़राब है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक आध दो काम छेड़ देती है डिफ्लेशनरी पोजीशन में, डिफ्लेशनरी सिनारियो में। हम सोचते हैं कि यार सरकार क्या कर रही है यार, पहले पैसा नहीं है,
पैसे ही नहीं है और लोग ये सरकार है कि ये कभी ब्रिज बांधेंगी, अभी अचानक डैम बांधेंगी, क्या कर क्या रही है सरकार? सरकार ये कर रही है इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। ध्यान से समझो कैसे, ये कोई बताता नहीं है जनरली, बट सुन लो, मेरी तरफ से सुनने मिलेगा, एक्स्ट्रा ज्ञान है गुरुजी का। भाई बहुत रिसेशन चल रहा है, पैसा ही नहीं है लोगों के हाथ में, कोई खरीदने वाला नहीं है। गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट एक काम छेड़ देता है, बोलता है कि यहाँ पे अपन फ्लाईओवर का काम बनाएंगे या डैम का काम बनाएंगे या ब्रिज का काम चालू करेंगे। बड़ा काम छेड़ देता है गवर्नमेंट। उससे क्या होगा? अब बड़ा काम छेड़ देगा तो उससे क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा रोड बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का, ब्रिज बनाने का। अब वो कॉन्ट्रैक्टर ब्रिज बनाने, रोड बनाने तो लोगों को हायर करेगा, तो लोगों को वेजेस मिलेंगे, बराबर ना, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्टर को सरकार से पैसा आ रहा है। अब वो 100 करोड़ रुपए आगे, मान लो उसको 100 करोड़ का बजट था, उसको 100 करोड़ रुपए आए, वो 100 करोड़ रुपए का क्या करेगा? पहले लेबर हायर करेगा, लेबर को पेमेंट चालू हो जाएगी, डेली वेजेस चालू हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ से रेत खरीदता है, सीमेंट खरीदता है, स्टील खरीदता है, लोखंड खरीदता है, यहाँ पे सारी चीज़ों पे, यहाँ पे बड़े बड़े पैसे पेमेंट कर करके वहाँ से चीज़ें मंगवाएगा। तो उनके पास कम होंगे तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग प्रोडक्शन करके इसको बेचेंगे। तो अब उनकी फैक्ट्री चालू हो गई, जो स्टील बनाने वाला उसकी फैक्ट्री चालू हो गई, ईंट पत्थर रेत बेचने वाला जो आदमी है वो उसकी दुकानें चालू हो गई, तो उसकी दुकानें चालू हो गई तो उनको भी इनकम मिलेगी और उसके दुकान में काम करने वाले को भी इनकम मिलेगी। वेरी गुड। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका लेबर जहाँ पर काम कर रहा है उसके आसपास वो खाना वाना वाला देखेगा, मेस वाला देखेगा, उसको काम अलॉट करेगा कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ पर पूरे 500 लोग रहते हैं, तो रोज़ का इनका 500 लोगों का रोज़ का खाना बनना मांगता, तो उसके लिए जनरेशन चालू हो गई इनकम की, तो उसके हाथ में भी पैसा आ गया। अब उसको पता है उसको इनकम मिलने वाली है, वो जाएगा राशन की दुकान में जाकर मांगेगा, सर मेरे को हर रोज़ का इतना राशन चाहिए, सब्जी वाले को हर रोज़ का मेरे को इतना सब्जी चाहिए, आ गया पैसा मार्केट में। अब वो उसको पेमेंट देगा, अब दुकान वाला अपने नौकर को पैसा देगा, खुद भी प्रॉफिट रखेगा, सब्जी वाला खुद प्रॉफिट कमाएगा, उसके हाथ के नीचे आदमी रहेगा, उसको भी पैसा देगा। तो सरकार ने एक एक्सपेंडिचर चालू कर दिया, उसकी वजह से मनी का फ्लो पूरे मार्केट में चला गया। तो अब लोगों के हाथों में पैसा आ गया, अब लोग खर्चा करने के लिए रेडी है, तो अब लोग डिमांड करेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस भी बढ़ेंगे। समझ में आया सबको? 100%। यही तरीका है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रोडक्ट का। यही सारी चीज़ें इन्होंने नोट्स में समझाई हुए हैं। यूजफुल इन डिप्रेशन, यूजफुल इन इन्फ्लेशनरी पोजीशन। डेफिसिट क्या बोलता है? डेफिसिट बजट इज यूजफुल इन डिप्रेशन, यूजफुल इन डिप्रेशन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली उल्टा उसका सरप्लस बजट इज यूजफुल इन इन्फ्लेशनरी कंडीशन। सिंपल रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, सिंपल इंग्लिश, वेरी वेरी सिंपल इंग्लिश। ठीक, आज का लेक्चर दी एंड। अपना टॉपिक आज खत्म कर दिया, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया, सरकार के खर्चे, सरकार की इनकम, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पे पैसा खर्चा करना है, नॉल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाय, एंजॉय। वीडियो पसंद आया लाइक करने का, शेयर करने का, दोस्तों को बताने का, सबको बताने का, सेल्फिश बनने का नहीं, बराबर है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आगे भी आने वाले वीडियो से इकोनॉमिक्स का लेक्चर ये भी खत्म किया है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा अकाउंट्स का, फिर से वापस अकाउंट्स के रिवीजन पे आने वाला हूँ। अकाउंट्स का एनपीओ टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूँ। एडमिशन के तीनों पार्ट अपन ने खत्म कर दिए, अब अपन एनपीओ के ऊपर स्टार्ट करेंगे। एनपीओ भी जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।